हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस दोनों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो मैंने वीडियो इसलिए लेट बनाया कि मेरा इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इस बार का जो रिज़ल्ट था बहुत अनएक्सपेक्टेड था, चाहे वो एमटीएस को लेके हो या फिर सीजीएल को लेके हो। तो सबसे पहले बात की जाए कि एमटीएस की रिज़ल्ट की, क्योंकि सबसे पहले एमटीएस का रिज़ल्ट आया था, एक ही दिन दोनों रिज़ल्ट आए थे। तो सबसे पहले एमटीएस का रिज़ल्ट आया था। तो एमटीएस के में मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी ऑल ओवर रैंक चल रही थी, मेरे 114 मार्क्स थे। और मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने अपनी रैंक बताया था, जिसमें रैंक मित्रा पे क्या कितनी रैंक दिखा रही है। तो 114 मार्क्स थे मेरे, तो लगभग रॉ मार्क्स पे 2,500 समथिंग रैंक दिखा रही थी, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 6,500 रैंक दिखा रही थी। उसमें सब डाटा जब सबने अपलोड कर दी, तो उसके बाद का बता रहा हूँ मैं कि फाइनली मेरी 6,500 रैंक दिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई है, 8,000 समथिंग हुई है, और तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आ ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एमटीएस में नहीं हुआ, क्योंकि एमटीएस की मैंने लिस्ट चेक किया था, तो उसमें मेरा नाम कहीं नहीं दिखाया। मैंने 2-3 बार चेक किया, तो मेरा नाम नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ऐसा हुआ हो कि मेरे मार्क्स जितने रैंक मित्रा बता रहा था उतने ना बढ़े हों, कम बढ़े हों। तो यही एक रीज़न लगता है मुझे कि जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ एमटीएस एग्ज़ाम में। और एमटीएस एग्ज़ाम का एक तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ होगा क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में हुआ था, तो कुछ शिफ्ट के रॉ मार्क्स जितने थे, तो नॉर्मलाइजेशन में जितने मार्क्स दिखा रहा था, तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में हुआ था। अगर सारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देता तो हार्डेस्ट शिफ्ट को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलते। तो मानता हूँ कि शायद नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स होंगे। तो ये मेरा एमटीएस का रिज़ल्ट भी नहीं हुआ। फिर रात में सीजीएल का रिज़ल्ट आया था, तो रात में समथिंग 11 साढ़े 11 बजे तक आ गया था रिज़ल्ट। तो मैंने चेक किया था 12 बजे, मैं सो गया था एक्चुअली। फिर मेरी नींद एकदम से खुली 12 बजे, तो फिर मैंने चेक किया अपना। तो मुझे जहाँ तक लग रहा था कि सीजीएल नहीं ही होगा, क्योंकि 301 मार्क्स थे और रैंक मेरी 31-32 हज़ार दिखा रहा था। तो मैंने पहले से तो प्रिपेयर था कि नहीं होगा कहीं ना कहीं। बट हाँ, एक कहीं ना कहीं होप रहती है कि शायद कुछ हुआ हो, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए हों, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे मेरा नाम लिस्ट में देखने को मिल जाए। ये हर एस्पिरेंट का रहता है जिनने भी एग्ज़ाम दिया। और मार्क्स इतने ख़राब भी नहीं थे, 301 मार्क्स थे मेरे। कुछ सिली मिस्टेक हो गई थी, इसके कारण मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। तो उसमें भी मेरा नंबर नहीं था, उसमें भी मेरा नाम नहीं था, सॉरी। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से कंफर्म किया जिन्होंने दिया था एग्ज़ाम। तो एक दोस्त है मेरा, तो उसको पोस्टल असिस्टेंट मिला। उसको उसके मार्क्स 322 समथिंग थे, तो उसको लग रहा था कि टैक्स असिस्टेंट तो कम से कम मिल ही जाएगा। और उन्हें चॉइस प्रेफरेंस में भी टैक्स असिस्टेंट को ऊपर रखा था और पीएसए को नीचे रखा था, बट स्टिल उसको पीएसए मिल गया। तो मैं तो ये मानूंगा कि उसको कम से कम कुछ मिला, तो क्योंकि इस बार जैसा रिज़ल्ट आया है तो 331 335 इतने नंबर लाने वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो और किसी का 300 305 इवन 297 भी कुछ सुनने में आ रहा था कि उनका भी सिलेक्शन हो गया है। नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है। कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए गए हैं, कितने बोनस मार्क्स दिए गए हैं। बोनस मार्क्स दिए गए हैं तो सभी को क्यों नहीं दिए गए। नॉर्मलाइजेशन किसी का बढ़ा है, एक ही शिफ्ट में किसी के मार्क्स कम थे तो उनका सिलेक्शन हो गया, और किसी के मार्क्स ज़्यादा थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल बैठते हैं। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके अगले दिन मैं लाइब्रेरी गया, तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, जिनका इस साल प्री भी नहीं निकला था, बट हाँ वो तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो जब रिज़ल्ट के बारे में पता चलता है तो आप लोगों को भी पता है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि कितना बुरा लगता है जब आप तैयारी पूरी शिद्दत से करें और जब कट ऑफ के मार्क्स इतने ख़राब देखने को मिले कि 335 जो न्यूनतम आपका कट ऑफ गया है वो 335 गया है, और जिसके मार्क्स 335 से एक्चुअली में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लक बेस एग्ज़ाम है। जो ऑल इंडिया रैंक इस बार आया, शोभम अग्रवाल शायद नाम है उसका, तो जो उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, तो उसके प्री में 156 मार्क्स थे रॉ, और मेंस में तो उनने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो मैं मानता हूँ कि वो यूपीएससी लेवल का बंदा था, उन्होंने तैयारी अच्छे से किया। और जैसा मेंस का सिलेबस है उसमें सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं इजीली, क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी आती है। जीके में उनकी पकड़ थी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मैथ्स रीजनिंग भी उतनी हार्ड नहीं थी, उन्होंने सब चीज़ की तैयारी की, अच्छा नंबर आया। तो उनका इंटरव्यू एक चैनल पर डला है, मुझे याद नहीं है, बट उनका देख रहा था मैं इंटरव्यू। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उन्होंने एक चीज़ के बारे में बताया कि आपका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। पहले यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम हुआ करता था कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने में आपका कंफर्म नहीं रहता था कि आपका सिलेक्शन होगा। कहीं इंटरव्यू से बाहर हो जाता था, कोई मेन से बाहर हो जाता था, क्योंकि 1% 0 पॉइंट समथिंग रिज़ल्ट होता है। इतने लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, कुछ ही लोग चुने जाते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं बैकअप होना चाहिए।
तो पहले एसएससी में ऐसा था कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता था, या तो एमटीएस में हो जाता था या सीएचएसएल में हो जाता था या सिलेक्शन फेज में हो जाता था। बट आज का जो एरा चल रहा है, जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई बैकअप होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको एसएससी में सक्सेस मिल पाती है तो आप किसी काम के रहेंगे, क्योंकि ये आपको कहीं काम नहीं आएगा। मैथ्स रीजनिंग जो आप पढ़ते हो और इंग्लिश जीके जो पढ़ते हो, आपको कहीं लाइफ में काम नहीं आएगा। हाँ, मैथ्स है जो आपका माइंड शार्प करती है, इंग्लिश भी आपको काम में आएगी, बट आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। तो आपको जिन व्यक्तियों के बीच में रहना है, वहाँ इंग्लिश का कोई काम नहीं है। आपको ये आगे कहीं प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ ये एग्ज़ाम ही पर्पज़ से ये सारा सिलेबस है जो आपको आगे ले जा सकता है। लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है, आप कितना भी पढ़ लें, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद 14 से 15 घंटे मेंस के लिए पढ़ा था, बट कहीं ना कहीं इसलिए मिस्टेक हुई थी तो मुझे लग रहा था। बट हाँ, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया इवन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं तो अपनी बात छोड़ ही देता हूँ। मुझे दुख तो है कि इस बार नहीं हुआ, तैयारी करूँगा, लेकिन तैयारी सोचता हूँ जब तैयारी करूँगा इस साल तो फिर यही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कट ऑफ इतना हाई जाता है, नॉर्मलाइजेशन अजीब सा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में भी होंगे। तो मैं तो अगर आप तैयारी करें तो यही बोलूँगा कि बैकअप आप अभी से बना के रखिए। कोई ना कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए साथ में, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो सकता है या रेलवे से रिलेटेड हो सकता है। आप अपनी कोई एडिशनल स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। तो एसएससी की तैयारी आज के टाइम पे ऐसी ही चल रही है कि आपको साथ में बैकअप लेके चलना ही पड़ेगा। और मेरा रिज़ल्ट वैसे दोनों नहीं हुआ, मेरे रिज़ल्ट एक ही दिन दोनों रिज़ल्ट आ गए, तो मेरे को बहुत दुख तो हुआ कि दोनों में नाम नहीं आया। बट जब मैंने दूसरों का देखा तो कहते हैं कि हर बार कहते हैं कि अपना दुख सबको सबसे बड़ा लगता है। लेकिन मेरे को जब पता चला कि भाई 335 वाले का नहीं हुआ, 331 वाले का नहीं हुआ, तो उनको देख के उनके बारे में क्या, उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि होली फेस्टिवल भी बीच में ही था। उनको मैं पूरा माइंडसेट बना लिया था कि इस बार हमें कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, सिर्फ पोस्ट ही नहीं, कोई ना कोई बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, होम पोस्टिंग हो जाएगी। बट इवन उनके पास अभी जॉब तक नहीं है। उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं होगी 2-3 महीने, क्योंकि जब आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आपके मन में एक एक्साइटमेंट हो जाता है। हाँ, मॉक वगैरह लगा रहे होंगे, बट इतनी सीधा से पढ़ाई नहीं की होगी। तो अब उनके कंडीशन वही जानते हैं। बाकी टीचर्स लोग सारे एक साथ आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कैंपेन चलाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। एसएससी नहीं सुधरेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम का पार्ट है। पूरा सिस्टम तो नहीं बोल सकते, सिस्टम का एक पार्ट है। और गवर्नमेंट सिस्टम आप लोगों को पता है कि उसके खिलाफ़ कोई बोलता है या कुछ भी रेक्टिफिकेशन करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी गलती नहीं मानती। तो यही है कि जैसा चल रहा है उसमें कुछ सुधार आए, मैं तो यही चाहता हूँ सुधार आए। ये मैं नहीं, जितने भी एस्पिरेंट है सब चाहते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा मेरा एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल को लेके क्या मेरा एग्ज़ाम स्टेटस रहा। 2024 में मैंने बहुत मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं नहीं हुआ। इस साल फिर से दूंगा एग्ज़ाम, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी एनर्जी बची है कि जिस एनर्जी से मैंने 2024 में मेंस दिया था उतनी एनर्जी से दे पाऊँ। बट कोशिश करेंगे कि इस बार भी अच्छे से एग्ज़ाम दें, और जैसा जैसा रहेगा वो तो आप लोगों को पता ही चलता रहेगा मेरे यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो अगर आपने आपको वीडियो पसंद आती है और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ रेलवे एग्ज़ाम के रिलेटेड और एसएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड। अभी मेरा ALP CBT 2 भी है, जिसका सेंटर पहले भोपाल था, फिर नागपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी मैं वो भी देने जा रहा हूँ, तो वो कैसा मेरा एग्ज़ाम जाता है उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूँगा जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।